आपका स्वागत है। हम एक ऐसे सामाजिक समस्या पर इन दिनों काम कर रहे हैं, जिसका मानव जीवन से बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। ज़िंदगी में सफलता-असफलता मिलती रहती है, लेकिन लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो छोटे बच्चे हैं, खासकर 14 साल से लेके 25 साल की उम्र तक, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, 10वीं से लेके 12वीं की परीक्षा, उसके बाद नीट की, जेईई की, पीएससी, यूपीएससी, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें असफल होने के बाद एक बात देखने में आ रही है, पूरे देश में जो अध्ययन रिपोर्ट सामने आई है, उसमें अवसाद में जा रहे हैं यंग बच्चे, छात्र-छात्राएँ अवसाद में जा रहे हैं और उसकी वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। देश में 36 आत्महत्याएँ प्रतिदिन हो रही हैं, कहीं न कहीं इस तरीके की रोज़ बातें सुनने में आती हैं। अभी जब से रिज़ल्ट आया है, मई से लेके जून तक करीब 250 से ज़्यादा आत्महत्याएँ हो चुकी हैं और उसमें ज़्यादातर सिर्फ़ असफलता की वजह से, कम नंबर आने की वजह से। हमारी कोशिश है कि यदि आप आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं या आपके मन में कहीं अवसाद है, तो हम जिनसे आपको मिलवाते हैं, वो खुद परीक्षाएँ देकर आए हैं, वो खुद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देकर पास हुए हैं और बहुत सारी समस्याओं का सामना करने के बाद आए हैं। आज हम आपको जिनसे मिला रहे हैं, वो आईएएस ऑफ़िसर हैं संजय मिश्रा जी, जो इसके पहले पन्ना में कलेक्टर थे, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जगहों पर अलग-अलग क्षेत्रों में काम किया है आपने। आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। नमस्कार शिव जी। जिस तरह से सर लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जिस तरीके से यंग बच्चे आत्महत्या की तरफ जा रहे हैं, ये एक हमारी ज़िम्मेदारी है कि कम से कम उनको आपकी तरफ से, आपने बहुत सारी परीक्षाएँ दी होंगी और परीक्षाओं में आपने समस्याओं का सामना भी किया होगा। तो आपको लगता है कि कैसे रोका जा सकता है उन बच्चों को जो आत्महत्या की तरफ विचार कर रहे हैं? क्योंकि परीक्षा परिणाम आने के बाद वो लोगों से मिलना-जुलना बंद कर देते हैं बच्चे और उसके बाद सुसाइड कर लेते हैं। देखिए, बहुत ही समीचीन मुद्दा आपने उठाया है और अगर इसको एनालाइज़ किया जाए तो जब से प्रतियोगिती परीक्षा का युग आया है, बहुत समय पहले ये सब घटनाएँ साधारणतया नहीं होती थीं। लेकिन जब से ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का जो पैटर्न आया है, कोचिंग्स का जो पूरा एक मॉडल डेवलप हुआ है, इन सब से एक बच्चों में जो आपसी प्रतिस्पर्धा जो बढ़ी है, ये कई कई जगह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं है। जैसे अगर खेलों का उदाहरण हम लोग लें, तो खिलाड़ी खेल खेलते हैं, रेस दौड़ते हैं, कूदते हैं और ऑन द स्पॉट कोई रिजल्ट आता है, कोई खिलाड़ी हारता है, कोई जीतता है। कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी भी हार जाता है, लेकिन वो हारने के बाद आत्महत्या नहीं करता। तो वो एक स्पोर्ट्समैन जो स्पिरिट होती है कि खेल है और हार जीत इसमें लगी रहती है, तो कोई भी परीक्षा आपकी सफलता का एक अस्थाई पैमाना नहीं है कि आप कितने योग्य हैं। किसी परीक्षा में आपके नंबर आ गए, किसी में आपने टॉप कर लिया, तो वो परीक्षा का कोई पैमाना नहीं है। मैं जैसे जिस पृष्ठभूमि से जुड़ा हूँ, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैं एमएससी स्टैटिस्टिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और जब मैं हॉस्टल, हमारा पीसी बनर्जी हॉस्टल में रहते थे, वहाँ जो प्रतियोगी परीक्षाओं के बीच में जो पैमाना था हम लोगों का कि आप की सफलता का, वो जैसे मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया तो मुझे यूनिवर्सिटी टॉप करने कोई बधाई हमको नहीं देने आया, लेकिन जब मेरा सिलेक्शन हुआ किसी कंपटीशन में, तब लोगों ने बधाई दी। तो उनका ये कहना था कि आप जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं, इसमें अगर आप वास्तव में सफल होते हैं, तभी ये आपका एक पैमाना है। निश्चित ही जो माता पिता जो इसके आपके करियर के प्रति जो लगे हुए हैं, उनकी इच्छाएं हैं कि आप एक अच्छे सफल प्रतियोगी परीक्षा में पास हों, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप की हर इच्छा पे अगर आप खरे नहीं उतर पाए हैं, तो आपके लिए दूसरा रास्ता खुलेगा। एक परीक्षा आपने असफल हुए, दूसरी परीक्षा दी। जैसे मैं अपने बारे में अगर बताता हूँ, तो मैं सबसे पहले मैंने जब यूनिवर्सिटी का पास आउट हुआ मैं, तो मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन कराया कि भाई अब उस समय रोज़गार कार्यालय में पंजीयन करा लीजिए, कोई भी नौकरी के लिए जहाँ ज़रूरत होगी आपको नौकरी मिल जाएगी। मुझे एक यूपी गवर्नमेंट का एक लेदर कारपोरेशन था आगरा में, वहाँ से उन्होंने इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया, स्टैटिस्टिशियन पोस्ट के लिए मैं चला गया और मुझे उन्होंने रख लिया। अब वो पोस्ट के लिए मुझे मालूम था मुझे इस पोस्ट पे कभी नौकरी नहीं करनी है, और जब मैं सेलेक्ट हो गया तो अगले दिन जीएम ने उनके बुलाया कि बोले यार तुम इस नौकरी के लिए नहीं बने हो, लेकिन तुम आए थे, हो सकता तुम्हें रोज़गार की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने रख लिया। तो 8-9 महीने मैंने काम किया और जिसमें मैं अन्य कंपटीशन की तैयारी भी करता रहा,
मैंने यूपी में क्लास 2 ऑफिसर प्लानिंग डिपार्टमेंट, मैंने वहाँ 4 साल वहाँ काम किया। फिर यूपीएससी की तैयारियाँ मैं करता रहा। हर साल 3-4 एग्ज़ाम हमारे होते रहे और किसी में सफल हुए, किसी में असफल हुए, लेकिन वो असफलता कभी हमारे उस पे हावी नहीं हुई। मैं नौकरी में रहते हुए मैंने मध्य प्रदेश की यहाँ पे परीक्षा दी और परीक्षा दी। परीक्षा के बाद अच्छे परिणाम है, मेरी तीसरी रैंक थी 96 में, और मुझे कभी ऐसा कोई दबाव महसूस नहीं हुआ कि कोई असफलता हमारे किसी लक्ष्य पे जो है हावी होगी। जी। जी, बिल्कुल। जिस तरीके से सर ने बताया, जैसा आपने अपना उदाहरण दिया कि स्पोर्ट्स की जो भावना, खेल भावना से प्रतियोगिता को लेना चाहिए, लेकिन एक और सर, आपको लगता है कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं, जिस तरीके की कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसके साथ साथ माता पिता का भी दबाव बच्चों पर ज्यादा हो गया है क्या, कंपटीशन की भावना के, प्रतिस्पर्धा में, कि उसका बच्चा इतने परसेंट लाया, तो बच्चा शायद घर से ही, अगर माता पिता इस तरीके की भाव ना लाएं, तो उससे बचत हो सकती है सर? देखिए, हम लोग अब आर्थिक युग में जी रहे हैं जहाँ पे आर्थिक जीविकोपार्जन सबके सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिना धन के हासिल नहीं हो सकती हैं। तो माता पिता का इस तरीके का भाव रखना गलत नहीं है कि उनका बच्चा अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़े, अच्छे कॉलेज में पढ़े, और अच्छे में जब पढ़ेगा तो नेचुरली उसका भविष्य अच्छा होगा। लेकिन अगर वो खराब उसके नंबर आते हैं तो माँ बाप को उसको आत्मसात करना चाहिए कि भाई ये बच्चे ने पढ़ाई की, मेहनत की और पास नहीं हुआ या हुआ नहीं, तो उसको भी उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। मतलब एटलीस्ट उसकी जो प्रोत्साहन है। उसकी मेहनत है, उसकी मेहनत को उनको तवज्जो देना चाहिए। मैं एक आपको अपना पुराना उदाहरण में और देना चाहूँगा। मैंने जब 84 में इंटरमीडिएट पास आउट किया मैंने, तो उस समय इंजीनियरिंग के सिलेक्शंस बड़ी मुश्किल से होते थे। मैं किसी इंजीनियरिंग की परीक्षा में पास हुआ, यूपी का इंजीनियरिंग का था, मुझे काउंसलिंग में जाना था, लेकिन मेरा उद्देश्य था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। तो मुझको जो ब्रांच मिल अलाट हो रही थी उस समय, आसाम में कोई इलेक्ट्रिकल की ब्रांच मुझे अलाट हो रही थी, और मैं इस डायलेमा में था कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊं या मुझे सिविल सर्विस में जाना है, तो मैं इधर जाऊं। तो मुझे हमारे जो उस समय जो साथी थे उन्होंने सलाह दी, बोले अगर आपको आईएएस बनना है तो उस जगह पे बैठ के आप आईएएस नहीं बन सकते हो। आसाम के किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में आप अभी नहीं बन सकते, इसलिए आपको अगर बनना है तो आपको इलाहाबाद में रहना पड़ेगा। इसलिए मैंने वो उस ऑप्शन को छोड़ा। आज कभी कभी लगता है कि मैंने उस समय कितना बड़ा रिस्क लिया था कि मैं एक बी प्लान का, हमारा एक सेटल्ड जो इंजीनियरिंग का एक बैकग्राउंड छोड़ के मैं आया। लेकिन मुझे अब ये महसूस होता है कि मैंने रिस्क लिया, लेकिन उस समय मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैंने कुछ रिस्क लिया, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य था, मैं उद्देश्य की तरफ बढ़ रहा था। और मैं उस कभी भी देखिए, कोई उद्देश्य अगर आपका बड़ा उद्देश्य है तो बड़े उद्देश्य को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके ऊपर एक बोझ लगेगा, लेकिन उस बड़े उद्देश्य को छोटे छोटे पार्ट में आप बांट लीजिए। तो जैसे ही आपने कोई छोटा आपने लक्ष्य हासिल किया, आप अपने को अवार्ड दे सकते हैं। आपको अगर कोई 500 पेज की किताब पढ़नी है, 3 महीना आपको लगेगा, लेकिन अगर आपने टारगेट आज तो मुझे 4 पेज पढ़ना है, 4 पेज के लिए आपने 2 घंटे का टाइम सेट किया, और अगर आपने उसको 1.5 घंटे में पूरा कर लिया, तो आधे घंटे वो जो समय आपका है, उस आधे घंटे को आप एंजॉय करिए। लेकिन हम लोग करते क्या है कि बोले अब आधे घंटे का समय बच गया तो उसमें दूसरा जोड़ लिया उसमें, तो आपकी चेन कभी खत्म नहीं होगी। तो आप डेली का एक टारगेट कोटा फिक्स करिए कि बोले मुझे, आप घंटे फिक्स मत करिए, आप अपने कोर्स को फिक्स करिए कि आपको ये चैप्टर, ये टॉपिक आपको आज पढ़ना है, और आप उसमें लग जाइए। पढ़ने में आपको एक एस्टिमेटेड टाइम होगा 3 घंटे 4 घंटे का, 4 घंटे आपने पढ़ाई की। अब अगर वो टारगेट आपका 2 घंटे में पूरा हो गया, तो 2 घंटे जो आपके अपने निजी आपने हासिल किए ना, उसको पूरा एंजॉय करिए। आप देखिए कितने मस्त आपको महसूस होगा। तो और बिल्कुल तनाव मुक्त होकर पढ़ाई करिए, क्योंकि पढ़ाई का एक ही पैटर्न है कि आपको जो हमारी एक कहावत है कि करत करत अभ्यास थे जड़मत हो थुजान, रसरी आवत जात थे सिल पर परत निशान। तो उस कहावत को अगर आप अक्षर से ध्यान रखें, कई बार हमको पढ़ते पढ़ते बच्चों को लगता है कि हमें तो कुछ याद नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो आपको याद नहीं हो रहा होगा, आपको महसूस हो रहा उस समय,
लेकिन आप जब आप अगले दिन परीक्षा में जब आप बैठते हैं ना, तो अब पेपर के सामने ऑटोमेटिक सब याद आता है। आने लगता है। तो अगर आपको याद है कि नहीं याद है, अगर आपको वो महसूस करना है, कभी आपको शंका मन में हो कि मुझे याद हुआ कि नहीं हुआ, तो फिर आप एग्जामिनेशन हॉल के मोड में बैठिए। आप ऐसे किसी कमरे में बैठिए और घड़ी का आप कांटा लगा के बैठिए, बोले 3 घंटे का मेरा पेपर है, और पेपर आप लेके बैठे, आप 3 घंटे एग्जामिनेशन एज परीक्षार्थी अगर आप अपने को एनालाइज करेंगे, तब आपको एक्चुअल पता चला आपको याद हो रहा कि नहीं हो रहा। और आप चीज़ों को बार बार अगर आप पढ़ते रहेंगे, बार बार आप रिपीट करते रहेंगे। पहले बड़ा कोर्स होगा, 500 पेज की किताब होगी, उसको आपने जब पहली ब्रीफिंग में गए तो आपके हो सकता है नोट्स आपके 100 पेज में बनेंगे। जब आप तीसरी रीडिंग में जाएंगे तो वही नोट्स आप घट के 25 पेज के हो जाएंगे। चौथी और पांचवी रीडिंग में वही 500 पेज की किताब 2 पेज में समा जाएगी। कंक्लूजन में। और जब वो 2 पेज का नोट आपके हाथ में होगा और आप परीक्षा सेंटर पे जब आप जाएंगे, जब आप उस पे सामने क्वेश्चन आएगा, तो आपके जो दिमाग में जो रील चलेगी वो ऑटोमेटिक वो किताब के उस पन्ने पे आपको ले जाएगी कि जहाँ वो चीज़ लिखी हुई है। तो कभी इस अपने पे भरोसा रखिए पूर्वक, आप जो पढ़ रहे हैं आपको याद हो रहा है। ये बीच में टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब मुझे याद ही नहीं हुआ। सबसे बड़ी शिशिर जी यही बच्चों को चिंता होती है, और लोग उनको कई बार जज करते हैं। कई बार क्या करते हैं कि जो लोग जिनको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, वो ऐसे बच्चों को डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं पढ़ेंगे वो, मालूम ये लड़का खूब पढ़ रहा है, और जैसे ही उसके पास बैठेंगे उसको ऐसी चीज़ में कंफ्यूज कर दें, बोले यार तूने ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा। वो बेचारा जितना वो पढ़ा है वो उसको डाइवर्ट हो जाता है। तो आप बिल्कुल डाइवर्ट मत होइए। आपका जो टारगेट है, आप लक्ष्य पे आप चले जा रहे हैं। और एक जो सबसे बड़ा जो आपको चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा अगर आप देना चाहते हैं तो आप ये जरूर ये तय करें आप इसको देना क्यों चाहते हैं। अगर आपके मन में इसका आंसर क्लियर, व्हाई यू वांट टू गिव दिस एग्जाम, और उस एग्जाम को देने के बाद आपके साथ होने क्या वाला है, और जो होने वाला है वो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको वो चाहिए तो फिर उसके लायक जितनी भी आपको चीज़ें आपको जुटानी पड़ेंगी। कोई अगर आपको युद्ध जीतना है और युद्ध जीतने के बाद आपको परिणाम मालूम है, जीतने के बाद मैं यहाँ का राजा बनूंगा, तो अगर आपको वहाँ का राजा बनना है तभी आप नीचे तक डाउन द लाइन आप जा पाएंगे, वरना आप युद्ध में तो आपको ही डर लगेगा, बोले पता नहीं हारूंगा कि जीतूंगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आप हथियार इकट्ठा करिए और लड़ाई लड़नी है। अगर आपको ये शिक्षा क्षेत्र में जाना है आपको, और जो ज्ञान आपको हासिल हो रहा, मैं आपको ये भी आपको उदाहरण देता हूँ कि जैसे मैंने जितनी पढ़ाई की, जिस उद्देश्य के लिए मैं लेके चला था, मुझे यहाँ जाना है, यहाँ पहुँचूँगा, और उसके बिन बहुत सारी पढ़ाई मैंने की, बहुत सारे कम्पिटिटिव बुक्स पढ़ी, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पढ़े, बहुत सारे एक्सपोजर हुआ मेरे को। तो आज मैं इस नौकरी में हूँ। इस नौकरी में जो हमें जितने तरह के टास्क आते हैं, ये वो सारी पढ़ाइयाँ हमको आज काम आती हैं। मेरे पास कोई एक आम आदमी कोई अगर एप्लीकेशन लेके खड़ा हुआ, उसकी एक्स प्रॉब्लम है, तो मैंने उसको पेपर पढ़ा, पहली बार मेरे से मिला है, लेकिन मुझे जो हमारा जो ज्ञान है उस ज्ञान से हमको ये पता है कि उसका सोल्यूशन क्या है, कहाँ समस्या है। तो सोल्यूशन आपको मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि आपने नीट के लिए पढ़ाई की, आपने जेई के लिए पढ़ाई की और ये पढ़ाई बाद में तुम्हें कहीं काम आएगी नहीं, अच्छा इतना पढ़ लिए तब होगा क्या। कुछ न कुछ तो आप देखिए करेंगे। ठीक है, जो नहीं पढ़ते हैं, जो किसी परीक्षा में नहीं आते, जो स्कूल ही नहीं आते, वो भी आज की तारीख में सफल उद्यमी हैं। वो भी जो चाहते हैं वो टारगेट पे पहुंचते हैं। तो ये तो पढ़ाई ही एक ऐसा पैटर्न नहीं है, आपको एक सेट पैटर्न आपको तय करना पड़ेगा कि आपने एक बार लक्ष्य हासिल किया है, लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, तो आप उसकी तरफ आप अपना 100% दीजिए आप बस। और 100% अगर आप देते हैं तो आपको कोई कारण नहीं बनता है कि आपको कोई असफलता आपको मिले। और अगर मिल गई है असफलता, अगर मिली भी है, तो आप ये मान के चलिए कि जो आपने ये ज्ञान जो हासिल किया है उसको किसी दूसरे सेक्टर में, किसी दूसरे एरिया में अगर आप जाएंगे तो ये बैकिंग आपके साथ रहेगी। दिस विल, ये आपको पुश करेगी, अगले किसी दूसरे टारगेट में आप जरूर पहुंचेंगे। और माँ बाप को मेरी तो यही सलाह है कि
अपने बच्चे पे अगर आप भरोसा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जी, हम लोग कई बार क्या करते हैं कि बच्चे को कंपेयर करते हैं कि उस बच्चे के इतने नंबर आए, उसके इतने नंबर आए। तो उनका बच्चा किस परिवेश में पला है, उन्होंने अपने बच्चे के सामने क्या टारगेट सेट किया है, आपका दोनों का मैच नहीं है। बिल्कुल। अगर आप उदाहरण लें तो हमारे पास कितने देश में 140 करोड़ के सबके आधार कार्ड बने हैं, जी, बट सबकी फिंगरप्रिंट सेम नहीं है, बिल्कुल नहीं, सबका अलग-अलग है, सबका अलग अलग है। फेस अलग-अलग है। तो आदमी अलग नहीं है, बट हाँ आप परिवार हैं तो आपका डीएनए आपके बच्चे के साथ जा रहा है तो आपके साथ तो मैच करेगा ही। अगर आप टैलेंटेड हैं तो आप कभी मत में आपका बच्चा किसी काम लायक नहीं बनेगा, वो बनेगा, उस पर भरोसा रखिए और उसको आप मोटिवेट कर सकते हैं, मोटिवेट करिए उसको आप। सबसे बड़ी चीज़ है मतलब उसको माहौल देना। माहौल, वैसा पढ़ाई का माहौल। तो जो माहौल का अगर मैं आपको उदाहरण से मैं समझाना चाहता हूँ कि हर बच्चे का एक मन में रहता है कि मुझे आईआईटी में पढ़ना है, मुझे एनआईटी में पढ़ना है। जी, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, हुँ, बहुत सारे शैक्षणिक संस्थान, बहुत सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं। एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में ही आपको क्यों पढ़ना है, जबकि सबका सिलेबस एक जैसा एक है। जैसा है, सब कुछ एक सा है। जी, सबका सिलेबस एक जैसा है, सबका अगर प्राइवेट में यूनिवर्सिटीज एग्ज़ाम कराती है, सारे कॉलेजेस में एक पेपर ही एक जैसा जाता है। लेकिन जो माहौल मिलता है, अब जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं, बड़े इंस्टीट्यूट का मतलब कि उनके पास एक वो आपको ओपन गार्डन होगा, प्लेइंग फील्ड होगा, बढ़िया लाइब्रेरी होगी, बहुत सारे एक मतलब एक मैजेस्टिक टाइप की बिल्डिंग होगी। तो वो सारी चीज़ें जो बड़ी होते हैं, आपके दिमाग को, आपका जो ग्रूमिंग होती है ना, आपका एक ओपन कर देते हैं, आपको सोचने का हॉराइजन काफ़ी वाइड कर देते हैं। तो जब वाइडर होराइजन आपका होगा तो आपकी सोच बहुत बड़ी होगी, आपकी सोच संकुचित नहीं होगी। जब आपकी सोच संकुचित नहीं होगी, आपकी सोच ब्रॉड होगी, तो आप किसी भी संस्थान में आप जाएंगे, कहीं आप जॉब पे जाएं, कहीं जाएं, तो उस संस्थान को ग्रो करने की आप बात करेंगे। बिल्कुल। तो इसलिए आप प्रेशर डालते हैं, लेकिन हमारा फिर भी कहना है कि बहुत सारे मॉडल अवेलेबल हैं कि बहुत बड़ा संस्थान नहीं हो, बहुत बड़े लाइब्रेरी नहीं हो, बहुत बड़ा प्लेग्राउंड नहीं हो, तो भी छोटी छोटी जगहों से पढ़ के भी लोग आगे बढ़े। जीवन में आगे बढ़े हैं। मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ 5वीं तक, गांव में मेरे स्कूल था। तो अब ये हालांकि बहुत पुरानी बात है, तो छप्पर का स्कूल था। जी, अच्छा, हमारे घर के गांव के लोग ही छप्पर उसमें लगाते लगवाते थे, और जब बारिश का मौसम दिखता था कि बारिश होने वाली है तो हम लोग को छुट्टी हो जाती थी, पानी गिरे क्योंकि टीचर को मालूम है कि बारिश होगी, छुट्टी। बच्चे भीग जाएंगे तो बीमार पड़ेंगे। तो ऐसी जगहों पे भी पढ़े हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि मैं जो करने जा रहा हूँ मुझे कोई रोक पाएगा। मुझे एक याद है कि मुझे गणित मेरा शुरू से प्रिय विषय रहा है, और ऐसे ही मेरे मन में कैलकुलेशन चलते रहते थे। मतलब मैं केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन रैंडमली मैं दिमाग में करता रहता था। और जब मेरी एग्ज़ाम्स आते थे, जब छोटे छोटे टेस्ट होते थे, तो हमारे टीचर को ये शक होता था कि मैं नकल करता हूँ, किसी की नकल करे। तो वो क्या करते थे, गांव में तो हम लोगों के पास बाग में स्कूल होता था, तो वो सारे बच्चों को क्वेश्चन दिए गए 20-25 को, सबको बोले यहाँ तुम क्लास में बैठो, और मुझे टास्क मिलता था तुम बाग में वहाँ कोने पे किसी पेड़ के किनारे बैठो जहाँ तुम्हें कोई दिखे नहीं। उसके बाद भी उनके सारे आंसर मुझे सही मिलते थे। तो वो मतलब मुझे ये लगता था कि वो, मुझे तब बुरा लगता था, लेकिन आज मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि उस टीचर को मेरे अंदर कितना फेथ था कि ये बच्चा कितना आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं इन सब चीज़ों को, अगर आपके किसी कोई शिक्षक भी अगर आपके साथ कोई रूडली पेश आ रहा है, कोई स्ट्रिक्टली पेश आ रहा है, तो आप उसको मान के चलिए कि वो आपको कुछ अच्छा बनाना चाहता है, बेहतर बनाना चाहता है। लेकिन आजकल कई बार माँ बाप भी इस चीज़ को अदरवाइज लेते हैं, बोले उनके साथ टीचर ने अगर रूडली बिहेव कर दिया तो वो टीचर को ही वो उसको दोषी मानने लगते हैं, जबकि वो बच्चे को अपने बोलते हैं हमारा बच्चा तो सही है। तो आप गलत सही का एनालाइज करिए, बच्चे को सही रास्ते पर आपका चल रहा है, आप उसको ट्रैक करते रहिए, उसको सहारा दीजिए और उसको आप उड़ने की पूरी आज़ादी दीजिए। और मैं चूँकि इस मुद्दे पे मैं अभी भी और कहना चाहता हूँ, चूँकि आज की तारीख में हम लोग जब परिवार में ही हम लोग भेदभाव कई बार बेटे और बेटियों के बीच में करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि अगर आप परिवार में
एक साथ एक जैसा माहौल आप बेटे बेटियों को अगर आप देते हैं, बेटियों को पढ़ने के लिए उनको जो जितना उनको ऊंचा उड़ना आप उड़ने की उनको छूट दीजिए। देखिए ये समाज में जब ये बेटियां और ये सारे जब चारों तरफ ये आपको काम करते हुए मिलेंगे, हर जगह हर क्षेत्र में जब मिलेंगे, तो जो हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है महिलाओं के प्रति जो एक निगेटिव लोगों की जो सोच है, धीरे धीरे उस सोच में भी परिवर्तन आएगा और घर से ही आपको समृद्धि आनी चालू होगी। जी। जिंदगी रोज एक नई जंग है, उस जंग को लड़ने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। जैसा हमने देखा कि अभी श्री संजय मिश्रा जी ने बताया कि वो कैसे अखिल भारतीय सेवा तक आए हैं, कैसे संघर्ष किया है। वो स्कूल की कल्पना करके आज जिन बच्चों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं, बहुत बढ़िया एसी रूम मिलता है, लाइब्रेरी मिलती है, घर में भी माहौल अच्छा मिलता है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से असफलता पर वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं, तो यह उचित नहीं है। जिंदगी में अगर प्रतिस्पर्धा करना है तो स्वयं से, अपने से प्रतिस्पर्धा कीजिए, मूल्यांकन अपने आप से कीजिए, किसी दूसरे से नहीं, क्योंकि आप बेहतर होंगे तो आप समाज को बेहतर दे सकेंगे। आज हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्री संजय मिश्रा जी जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम अपेक्षा करते हैं कि आपकी ये बात सुन के अगर एक बच्चा भी अपनी ज़िंदगी बचा पाता है या आपके गाइडेंस से वो अच्छे उसका जीवन बन पाता है, तो ये हमारे कार्यक्रम करने का उद्देश्य पूरा होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।